लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एएनएस रिसेप्टर की। तो एएनएस रिसेप्टर जो है ना, एएनएस में पहली बात तो ये है कि दो सिस्टम आ जाते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो सिंपैथेटिक होता है उसमें अल्फा रिसेप्टर आ जाते हैं और बीटा रिसेप्टर आ जाते हैं। अब ये देखें, जो अल्फा रिसेप्टर है ना वो आगे से अल्फा 1 है, नहीं तो अल्फा 2 है। अब जो बीटा है वो बीटा 1 और बीटा 2 है। बीटा 1 जो है ना वो मॉडिफाइड बीटा 1 को हम लोग बीटा 3 कहते हैं। ये एडिपोसाइट पे होता है। अब जो बात है समझने वाली वो ये है कि इनके जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है ना, जैसे GQ कपल्ड है या जी इनहिबिटरी कपल्ड है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। अब जो अल्फा 1 है ना, ये है GQ कपल्ड है अल्फा 1 रिसेप्टर। अब जो GQ कपल्ड होता है ना, उसने क्या करना होता है, GQ सिस्टम जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, यहाँ पे आके एक ड्रग बाइंड कर गया है। और जैसे ये ड्रग बाइंड करेगी आगे से GQ कपल्ड रिसेप्टर जो है यानी GQ प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा, इसने IP3 और डैग वाला सिस्टम को फॉलो करना होता है, IP3 एंड डैग। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों ने मिल के ना तो कैल्शियम के लेवल को सेल के अंदर इंक्रीज़ करना होता है। यानी अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, इसका मतलब कि जैसे ही सेल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करेगा, जैसे ही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आएगी, कैल्शियम रिलीज़ होगा और कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, यानी कंट्रैक्शन करवाएंगे ये। तो अल्फा 1 जो है ये GQ कपल्ड है और इसने कंट्रैक्शन करवानी होती है मेनली, इसी वजह से ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब इसकी जो साइट्स है कि ये कहाँ कहाँ पे बॉडी में पाया जाता है, ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसमें जब तक आप निमोनिक नहीं बनाते आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। एट दी एंड इस तरह से होगा कि आप सिर्फ निमोनिक देखोगे और आपको सारा कुछ याद आना शुरू हो जाएगा, रिवीजन बड़ी ईजी हो जाती है। तो इसका मैंने निमोनिक बनाया हुआ है पबदेव। तो ये प्रोस्टेट पे होता है, प्रोस्टेट पे। अब ना ये प्रोस्टेट पे इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जो अल्फा 1 होता है ना, ये प्रोस्टेट के जो स्मूथ मसल होते हैं ना उनको कंट्रैक्ट करता है। तो जैसे ये स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करेगा ना, तो प्रोस्टेट की कंट्रैक्शन हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें BPH हुआ होता है, यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया, यानी जो प्रोस्टेट के जो मसल होते हैं उनकी समझ लें हाइपरप्लेशिया यानी ओवर ग्रोथ हुई होती है, जिसकी वजह से वो जो यूरिथ्रा होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर प्रोस्टेट है ना, तो यहाँ से ये यूरिथ्रा पास कर लें, तो ये प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, तो ये यूरिथ्रा पे कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यूरिनरी अर्जेंसी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मतलब बंदे को जो है ना वो पी करने में मुश्किल हो रही होती है और उसको पेन होती है। अब आपने क्या करना होता है, आपने अल्फा ब्लॉकर देने होते हैं। अल्फा ब्लॉकर अगर आप देंगे ना, तो ये स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो इसके स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो यूरिटर पे प्रेशर था, यूरिथ्रा वगैरह पे जो प्रेशर था वो ख़त्म हो जाएगा और इजीली यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस आ जाएगी कि GQ कपल जो है ना वो पहला प्रोस्टेट पे आ गया, उसके बाद ये होता है यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये स्ट्रेस वाले माहौल में बंदे का एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में। तो यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा ताकि यूरिन पास आउट ना हो। उसके बाद B से आ जाएगा, B से है कि जी ब्लैडर ट्राइगोन जो है वो भी कंट्रैक्ट करता है। D से आ जाएगा कि जी डायलेटर प्यूपिलाई, जिसकी वजह से मिटरिएसिस होनी होती है। डायलेटर प्यूपिलाई आँख में होता है और वहाँ पे अल्फा 1 जो है ना वो डायलेटर प्यूपिलाई को कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्यूपल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। प्यूपल के साइज़ इंक्रीज़ करने को हम लोग मिटरिएसिस कहते हैं। अब A से आ जाएगा एरेक्टर पिल्लाई, ये जो होते हैं हमारे गूज बम्प जिनकी वजह से बनते हैं। तो जैसे स्ट्रेच का सिस्टम आता है, एरेक्टर पिल्लाई जो होते हैं ये भी कंट्रैक्ट करते हैं और गूज बम्प बंदे के बन जाते हैं। अब V से आ जाएगा कि इसने वीनो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है। अब वीनो कंस्ट्रिक्शन इसने कहाँ कहाँ पे करवानी होती है, जितने भी ब्लड वेसल स्किन को सप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे, GIT की ब्लड वेसल पे और रीनल सिस्टम की जो ब्लड वेसल होती है ना, इसने उनको कंट्रैक्ट करना होता है, यानी वीनो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अब अगर ये वीनो कंस्ट्रिक्शन करवाता है तो मतलब BP ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपने हाइपरटेंशन को मैनेज करना हो यानी BP को कम करना है, तो आप उसमें अल्फ़ा ब्लॉकर दे सकते हैं, क्योंकि वो अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो वेसल डायलेट कर जाएंगे और BP इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। अब अगर बात करें अल्फ़ा 2 रिसेप्टर की, तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर की अगर बात करें, अल्फ़ा 2 जो है ना ये होता है जी इनहिबिटरी। तो जो जी इनहिबिटरी होता है ना, उसने ये काम करना होता है कि साइक्लिक AMP के लेवल को कम कर देता है। ठीक है, जैसे ही साइक्लिक AMP का लेवल कम होगा
तो ये सारे अपोजिट फंक्शन आना शुरू हो जाते हैं। फार्मा में ये है कि साइक्लिक AMP का लेवल अगर ज़्यादा है तो मतलब कंट्रैक्शन वगैरह हो रही है, साइक्लिक AMP का लेवल कम है तो यानी इनहिबिट कर रहा है ये किसी सिस्टम को। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ है P फॉर पैप, ठीक है। अब P जो है ना इसका आ जाएगा प्लेटलेट्स पे होता है, तो प्लेटलेट्स पे इसने एग्लूटिनेशन यानी उनकी एग्रीगेशन जो होती है उसको ज़्यादा करवाना होता है। उसके बाद P से आ जाएगा पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज पे इसने और बीटा रिसेप्टर जो होते हैं ना ये दोनों पैंक्रियाज पे होते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट फंक्शन करते हैं। जो अल्फ़ा 2 होता है इसने इंसुलिन रिलीज़ को काम करना होता है, और बीटा 2 जो होता है उसने इंसुलिन रिलीज़ को ज़्यादा करना होता है, इसने काम करना है, ठीक है। अब A से आ जाएगा कि एडिपोसाइट। अब एडिपोसाइट पे भी इनके फंक्शन अपोजिट होते हैं अल्फ़ा के और बीटा के। जो अल्फ़ा होता है उसने लाइपोलाइसिस को काम करना है, क्योंकि ये जी इनहिबिटरी है ना तो सारे काम को इसने इनहिबिट करेगा, ठीक है, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा। उसके बाद आ जाएगा कि जी ये होता है P से पेरिफेरल नर्व एंडिंग, यानी पेरिफेरल नर्व एंडिंग पे। अब इसका जो मेन है ना वो यही है कि पेरिफेरल नर्व एंडिंग पे आप इसको कैसे समझते हैं। अब ये एक नर्व एंडिंग है, यहाँ पे होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये है जी इनहिबिटरी। अब यहाँ पे आके जैसे नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन लगती है ना तो ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये साइक्लिक AMP के रिलीज़ को काम कर देता है। एक तो इसने ये काम करना होता है, दूसरा इसने पोटाशियम चैनल जो होते हैं ना, पोटाशियम चैनल उनको ओपन कर देता है। जैसे पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटाशियम जो है ना वो बाहर लीक आउट हो जाता है। पोटाशियम बाहर लीक होगा तो अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी डीपोलराइजेशन कम हो जाएगी, रीपोलराइजेशन की तरफ जाएगी, यानी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी अंदर। जैसे ही अंदर नेगेटिविटी होती है तो जब वेव आएगी कोई तो ये जल्दी से रीजनरेट नहीं होगी, यानी रिलीज़ को कम कर देगी नॉरएपिनेफ्रिन के और एपिनेफ्रिन के रिलीज़ को। अब ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे रिलीज़ होता है। ये एक नर्व एंडिंग होती है, यहाँ पे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आती है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फिर कैल्शियम आता है और ये वेजिकल होती है, वेजिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करती है ना तो ये इनहिबिट कर देती है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को। तो ये हो गया। अब अगर आपने BP को मैनेज करना है, अगर किसी बंदे में हाइपरटेंशन है, अब आपने देखा कि अल्फ़ा 2 जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लेवल को कम कर रहा है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ने सारे सिंपैथेटिक सिस्टम के काम करने होते हैं, यानी उसने BP को ज़्यादा करना होता है। अब इसमें आप अल्फ़ा 2 के एगोनिस्ट देते होते हैं, यानी वो जो अल्फ़ा 2 को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें क्लिनिडीन अल्फ़ा मिथाइल डोपा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये आपने आगे जाकर पढ़नी है वैसे, लेकिन मैं इधर ही बता रही हूँ। अब उसके बाद आ जाता है कि जी बीटा रिसेप्टर की बात करें, अगर बीटा जो है ना ये भी आगे से 2 तरह के हैं, ये भी 2 तरह के हैं, बीटा 1 है और बीटा 2 है। और एक था बीटा 1 मॉडिफाइड बीटा 3 रिसेप्टर जो कि एडिपोसाइट पे होता है और इसने लाइपोलाइसिस को ज़्यादा करना होता है, ठीक है। अब हमने देखना है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बीटा 1 रिसेप्टर जो है ये हार्ट पे होता है और किडनी पे, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे होता है। अब जितने भी बीटा 1 रिसेप्टर या बीटा 2 है, बीटा 3 है, ये सारे जी स्टिमुलेटरी होते हैं। अब जी स्टिमुलेटरी का क्या फंक्शन होता है, ये एक सेल है, ये रिसेप्टर है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे आके एक ड्रग बाइंड करेगी तो ये जी स्टिमुलेटरी जो प्रोटीन होता है ना, जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ये एक्टिवेट होगा इसने प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करना होता है और साइक्लिक AMP के लेवल को ज़्यादा कर देना होता है। साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा यानी इन्होंने अच्छे वो कंट्रैक्शन की तरफ जाना होता है, पॉजिटिव फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी इनहिबिट नहीं करना है, एक्साइट करना है। अब हम लोग अगर बात करें बीटा 1 रिसेप्टर की कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हार्ट पे होता है और किडनी पे होता है। हार्ट पे मैंने आपको बताया था कि इसने 2-3 काम करने होते हैं। ऐसे नोड को एक्टिवेट करना होता है, एवी नोड को एक्टिवेट करना होता है ताकि जल्दी से जो नर्व इम्पल्स आ रही है वो पास आउट कर सके। अब इन्होंने जो है ना वो कंट्रैक्शन को ज़्यादा करना होता है वेंट्रिकल्स की। उसके अलावा जो वेलोसिटी ऑफ कंट्रैक्शन होती है ना कि किस वेलोसिटी के साथ कंट्रैक्ट कर रही होती है वेंट्रिकल्स, उसको भी ये ज़्यादा कर देते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो क्रोनोट्रोपिक वगैरह ये वाली चीज़ें टर्म यूज़ की जाती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आ जाएगा किडनी की बात करें अगर हम लोग, तो किडनी में ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे प्रेजेंट होता है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे इसने क्या करना होता है कि जैसे ही जो है ना मतलब किडनी को ब्लड फ्लो हुआ, GFR बना और वो गया जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के पास और उसने सेंस किया कि इसमें सोडियम का लेवल कम है,
ठीक है। तो इसने जो है ना ये रेनिन को रिलीज़ करना शुरू कर देना होता है, बीटा 1 रिसेप्टर ने रेनिन रिलीज़ करने शुरू कर देने होते हैं। अब रेनिन का क्या काम होता है, इसने एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना होता है, जो आगे से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, इसने आर्टरियोल वगैरह की वीनो कंस्ट्रक्शन करवानी होती है ताकि बीपी का लेवल ज़्यादा हो सके, बीपी हाई हो सके। ठीक है। तो अगर आपने बीपी को मैनेज करना हो तो आपको बीटा ब्लॉक कर देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने रेनिन के लेवल को कम कर देना है और दूसरा हार्ट रेट को भी कम कर देगा। जब हार्ट रेट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग बीटा 2 रिसेप्टर की। तो बीटा 2 रिसेप्टर ये भी जी स्टिमुलेटरी है, इसने भी साइक्लिक एएमपी के लेवल को ज़्यादा करना है, तो बाकी इसका भी सारा सेम हो जाएगा कि साइक्लिक एएमपी, प्रोटीन काइनेसिस वगैरह। अब देखेंगे कि जी ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मैंने जो बनाया हुआ है निमोनिक वो है कि जी BS इस्लाम। ठीक है। अब पहले तो बी से बात करें तो ब्रोंकोडाइलेटर होता है ये। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स, उनको उनके जो स्मूथ मसल होते हैं उनको रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स होते हैं तो इसकी डायलिटेशन हो जाती है। यानी अगर किसी बंदे को एस्थमा है तो आप उसको ब्रोंकोडाइलेटर दें जो कि बीटा 2 होंगे। ठीक है। अब पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात ऐसे से आ जाएगा कि ये ना स्केलेटल मसल पे होता है। स्केलेटल मसल पे ना इसके दो काम होते हैं। एक तो स्केलेटल मसल्स की जो वेसल होती हैं उनको भी सप्लाई कर रहा होता है, इसीलिए एक होती है डिजीज़ रेनॉल्ड फिनोमिना जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें स्किन की जो वेसल होती है ना उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। और एक तो स्केलेटल मसल की वेसल जो होंगी उनको सप्लाई करेगा। दूसरा जो है ना ये स्किन की वेसल जो होती है ना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ज़्यादातर जो है ना वो अल्फा 1 रिसेप्टर को सप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो बीटा 2 रिसेप्टर भी स्किन वेसल को सप्लाई करते हैं। तो रेनॉल्ड फिनोमिना में जो स्किन की वेसल होती है ना उनकी वेनो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, इसलिए आप बीटा 2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट देते हैं क्योंकि वो वहाँ पे जाके स्किन वेसल की डायलिटेशन कर रहा होता है। अब स्केलेटल मसल पे एक और इसका काम होता है कि जो इंट्राफ्यूजर मसल फाइबर होती है ना, इंट्राफ्यूजर मसल फाइबर का तो आपको पता ही है कि ये उनके यूनिट होते हैं स्केलेटल मसल्स के। तो इंट्राफ्यूजर मसल फाइबर पे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। तो जैसे ही एपिनेफ्रिन या नया एपिनेफ्रिन एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, वो मसल जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं ना इंट्राफ्यूजर मसल फाइबर पे, उन पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ट्रेमर प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली जो है ना ये टोन को मेंटेन करते हैं इंट्राफ्यूजर मसल फाइबर के, लेकिन जब एंग्जाइटी होती है और बंदे की स्ट्रेस लेवल जो है ना वो ज़्यादा होता है तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आके बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है और जो है ना वो ट्रेमर वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा कि जी इसने जो है ना वो स्किन वेसल भी हो गया। अब उसके बाद लीवर पे होता है कि लीवर पे इसने क्या करना होता है। लीवर पे इसने ना ग्लूकोनियोजेंसिस करवानी होती है। ग्लूकोनियोजेंसिस यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करता है। ठीक है, लीवर पे हो गया। लीवर पे इसने ग्लूकोनियोजेंसिस करवानी है। अब यू से आ जाएगा कि ये ना यूट्रस पे होता है। इस लिहाज से ना इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट यूट्रस होती है ना, नॉर्मली जो है ना वो यूट्रस पे दोनों रिसेप्टर होते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट यूट्रस होती है ना उसमें बीटा 2 रिसेप्टर का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब कोई प्री टर्म लेबर हो तो उसमें आप बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन करवा रहा होता है, यूट्रस के मसल की रिलैक्सेशन करवाएगा। तो जब प्री टर्म लेबर होगी तब आपने बीटा 2 एगोनिस्ट देने हैं, क्योंकि उसने यूट्रस की रिलैक्सेशन करवानी होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि स्मूथ मसल जो होंगे उनकी रिलैक्सेशन करवा देगा। कंट्रैक्शन नहीं होगी तो फिटस जो है ना वो एक्सपेल आउट नहीं करेगा। अब उसके बाद आ जाएगा कि जी ये होता है मास्ट सेल पे। तो मास्ट सेल पे इसका क्या काम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, इसलिए हम लोग एस्थमा के पेशेंट में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, इसने ना मास्ट सेल पे एक्ट करके तो जो मास्ट सेल से रिलीज़ होते हैं हिस्टामिन वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन वगैरह, तो उनके रिलीज़ को भी इनहिबिट करता है। और ये पैंक्रियाज पे होता है बीटा 2 रिसेप्टर। और बीटा 2 रिसेप्टर जो है ना ये पैंक्रियाज पे भी होते हैं, वहाँ पे इन्होंने इंसुलिन रिलीज़ को करना होता है ज़्यादा। तो अल्फ़ा 2 इंसुलिन रिलीज़ को कम कर रहा है और बीटा 2 इंसुलिन रिलीज़ को ज़्यादा कर रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जी पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो वो दो तरह के होते हैं, मस्करेनिक होंगे नहीं तो निकोटेनिक होंगे। ठीक है, मस्करेनिक है नहीं तो निकोटेनिक है। अब जो निकोटेनिक रिसेप्टर होते हैं या मस्करेनिक जो है, मस्करेनिक 5 होते हैं, M1 है, M2 है, M3, M4 और M5। ठीक है,
तो अब इनका याद करने का जो है कि जी ये कौन से जी प्रोटीन कपल्ड कौन से हैं, ये जी क्यों हैं कि जी स्टिमुलेटरी है, तो उसके लिए ना ये इस तरह से इनको अरेंज करते हैं। M1 यहाँ पे आएगा, M2 यहाँ पे आएगा, M3 यहाँ पे, M4 यहाँ पे और M5 यहाँ पे। अब जितने भी ऊपर होंगे ना वो सारे जी क्यू कपल्ड हैं। M1, M3 और M5 ये तीनों जो है ना ये जी क्यू कपल्ड आ जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे आएंगे वो जी इनहिबिटरी होते हैं, M2 और M4 ये जी इनहिबिटरी हैं। जो मस्करेनिक रिसेप्टर है ना ये बहुत ईजी है इनको याद करना। जो M2 है इसका सीधा सीधा है कि हार्ट पे आएगा। हार्ट पे ना इसने काम करना होता है, हार्ट रेट को एवी नोडल डिले करवाना होता है, एट्रियल कंट्रैक्शन को भी काम करता है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उन पे M2 रिसेप्टर इतने ज़्यादा नहीं होते। और दूसरा ये ना पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स पे होता है, तो पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स पे M2 रिसेप्टर का काम सेम टू सेम अल्फा 2 रिसेप्टर की तरह होता है। अब उसके बाद आ जाएगा कि जी अगर हम लोग M1 रिसेप्टर की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था कि ये GIT में होता है। M3 रिसेप्टर की बात करें और नर्व एंडिंग्स पे भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो M3 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर GIT में भी होगा और कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली। जो नर्व वेसल होती है ना, जो नर्व होती है, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि इनर्वेट कर रही होती हैं वेसल को, पैरासिम्पथेटिक की जो नर्व एंडिंग होती है वो वेसल को इनर्वेट नहीं करती। यानी एसिटाइलकोलिन अगर आप लोग दे रहे हैं ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ब्लड वेसल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि ब्लड वेसल की जो वेजोडाइलेशन हो रही होती है या वेजो कंस्ट्रिक्शन जो भी होती है, वेजोडाइलेशन जो होती है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में, तो वो होती है डायरेक्टली ये एंडोथेलिन डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर होता है या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की वजह से। लेकिन एसिटाइलकोलिन जो होती है, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इनर्वेट नहीं करती। तो ब्लड वेसल पे क्या होता है जिसकी वजह से ये वेजोडाइलेशन होती है, तो वहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स दें जो कि डायरेक्ट M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी तो उसकी वजह से ब्लड वेसल पे इफेक्ट नज़र आएंगे, ऐसे नज़र नहीं आएंगे। और M3 रिसेप्टर जो है ना ये जितने भी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसने सिक्रीशन को ज़्यादा करवाना होता है। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का जैसा कि फंक्शन बताया था कि ये लैक्रिमेशन करवाएगा, सैलिवेशन करवाएगा, GIT की सिक्रेशन को ज़्यादा करवाएगा, तो ये सारे M3 ने काम करना है। अब M3 जो है ना वो GIT में क्या काम करता है, एक तो इसने जो पेरिस्टालसिस होती है ना उसको ज़्यादा करवा देना होता है, और दूसरा जो स्फिंक्टर होते हैं ना उनको रिलैक्स कर देगा ताकि डेफिकेशन हो सके। सेम गोज़ फॉर यूरिनरी ब्लैडर पे भी इसने वही करना होता है कि जो वेसल वॉल होती हैं, जो ये यूरिनरी ब्लैडर की जो वाल होती है ना उनको ये कंट्रैक्ट करवाएगा और जो स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स कर देगा। तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिनेशन इजीली हो जाएगी। और उसके बाद आ जाते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की अगर बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ना वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो है ना वो गैंग्लियन पे प्रेजेंट होंगे और दूसरे जो है ना वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होंगे। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं उनका पता है कि वहाँ पे वो रिलीज़ करवानी होती है, एसिटाइलकोलिन वगैरह रिलीज़ करवानी है, नहीं तो नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज़ होनी है, या डीपोलराइजेशन जो है ना वो कंडक्शन होनी होती है, तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सोडियम पोटाशियम आयन चैनल होते हैं। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नहीं होते, ये आयन चैनल होते हैं, सोडियम पोटाशियम आयन चैनल होते हैं। और जो ये न्यूरॉन्स पे होते हैं ना वो गैंग्लियन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये गैंग्लियन फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि जी इसमें न्यूरॉन गैंग्लियन पे जो एक्ट करते हैं उसमें हेक्सामेथोनियम आ जाती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है ना वो मसल रिलैक्सेंट एक्ट कर रही होती हैं, तो वो आगे बाद की डिस्कशन है। तो